रात में भिखारीन बनकर गई। महिला एएसपी मैडम के साथ पुलिस वालों ने मिलकर ऐसा किया। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। एसपी कणिका एक ईमानदार और निडर पुलिस अफसर जो हमेशा न्याय के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें एक ही शिकायत बार बार मिल रही थी। वहां के थाने में पीड़िता की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती, और अगर लिखते भी हैं तो आरोपी से पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। कणिका ने ठान लिया कि अब सबका असली चेहरा सामने लाना होगा, लेकिन इस बार वह अफसर बनकर नहीं, एक आम औरत बनकर जाएंगी। रात का सन्नाटा था, चारों ओर अंधेरा और खामोशी। तभी एक छाया थाने की ओर बढ़ती है। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल, धूल में सनी देह। वह थी एएसपी कणिका। कणिका ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। अंदर बैठे इंस्पेक्टर ने एक नजर उठाई और फिर घिन से बोला, अब यह क्या नया ड्रामा है? चल हट यहां से। और अगले ही पल दरवाजा खोलते हुए उसने उस औरत को धक्का दे मारा। धड़ाम! कणिका गिरी, लेकिन उठी नहीं। फिर जो होता है उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, और जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शाम ढल चुकी थी, लेकिन रामपुर शहर के कोतवाली थाने के बाहर का माहौल अभी भी गर्म था। सड़क किनारे खड़े कुछ ऑटो रिक्शा चालकों के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी साफ झलक रही थी। थाने के सामने चाय की एक ठेली पर खड़े दो आदमी धीमे स्वर में आपस में बातें कर रहे थे। भाई, यहां अगर कोई गरीब फरियाद लेकर आए तो उसको अंदर जाने ही नहीं देते, और अगर किसी अमीर या रसूखदार का केस हो तो 1 घंटे में निपटा देते हैं। ये बातें सुनने वाला तीसरा शख्स बस सिर हिलाकर रह गया। ये कोई नई शिकायत नहीं थी, बल्कि पिछले कई महीनों से शहर में इसी थाने की यही छवि बन चुकी थी। एसपी कणिका सिंह के दफ्तर में उस दिन भी कई फरियादी पहुंचे थे, जिनकी आंखों में उम्मीद और होठों पर डर था। उनमें से एक थी शांति देवी, जिनका चेहरा धूप और उम्र की मार से झुलस चुका था, लेकिन आंखों में एक दर्द की चमक थी। उनके साथ थे उनके बूढ़े पति, जिनके हाथ में बेटे सूरज की पुरानी तस्वीर थी। कांपती आवाज में शांति देवी बोलीं, मैडम, हमारे बेटे की हत्या हो गई, सड़क पर दिन दहाड़े, पर इस थाने ने हमारी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। हम रोज आते हैं, लेकिन हर बार धक्के मारकर भगा देते हैं। बोलते हैं कोई सबूत नहीं है, जाओ। यह सुनते ही कमरे का माहौल भारी हो गया। कणिका सिंह ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर फाइल बंद कर दी। उन्हें याद आया, यह पहली बार नहीं है कि कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का नाम इस तरह सामने आया हो। कई बार उन्होंने उसे बुलाकर समझाया था कि गरीबों के साथ भेदभाव बंद करे, लेकिन हर बार वह अपने राजनीतिक संरक्षण की ढाल लेकर बच निकलता था। आज शांति देवी की बात सुनकर उनके भीतर कुछ टूट गया था। उन्होंने अपनी मेज पर रखी शिकायतों की मोटी फाइल उठाई, जिसमें अधिकांश मामले इसी थाने के थे। कोई जमीन कब्जे का, कोई मारपीट का, कोई चोरी का, और हर केस में एक ही पैटर्न, पीड़ित गरीब, आरोपी अमीर और रसूखदार, और पुलिस की बेरुखी। उनकी उंगलियां फाइल के पन्नों को पलट रही थीं, लेकिन दिमाग में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अब बहुत हो गया, अब इस थाने का असली चेहरा सामने लाना ही होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। विक्रम सिंह सिर्फ एक भ्रष्ट पुलिस वाला नहीं था, वह शहर के विधायक रत्न चौधरी का करीबी था। उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई का मतलब था पूरे राजनीतिक तंत्र को चुनौती देना। मगर कणिका सिंह ऐसी अफसर नहीं थीं जो डर कर पीछे हट जाएं। उन्होंने तय कर लिया, इस बार वह अफसर बनकर नहीं, बल्कि एक बेबस और लाचार औरत बनकर इस थाने में कदम रखेंगी, ताकि अपनी आंखों से देख सकें कि आम आदमी के साथ वहां कैसा व्यवहार होता है। शाम ढलते ढलते उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया। घर पहुंचकर आईने में खुद को देर तक देखती रहीं। सोच रही थीं, कल जो मैं करने जा रही हूं वह सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि मेरे करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उनके मन में हल्का डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा और संकल्प था।
उन्होंने फोन उठाकर अपने सबसे भरोसेमंद एसआई आलोक को बुलाया, लेकिन पूरा सच नहीं बताया। बस इतना कहा, कल मुझे किसी को नहीं बताना कि मैं कहां जा रही हूं। अगर देर हो जाए तो तुम मुझे ढूंढना शुरू कर देना। रात के खाने के बाद उन्होंने पुरानी फटी साड़ी, एक मैला सा दुपट्टा और टूटी चप्पलें निकाली। इन कपड़ों में वह खुद को भी पहचान नहीं पा रही थीं। शीशे में अपनी परछाई को देखकर हल्की सी मुस्कान आई। कल जब वह इस रूप में थाने पहुंचेंगी तो वहां कोई नहीं समझ पाएगा कि यह औरत असल में जिले की एसपी है। लेकिन उनके दिमाग में एक एक पल की योजना साफ थी। वह पहले थाने के बाहर मदद मांगेंगी, फिर अंदर जाएंगी, अपनी परेशानी बताएंगी और देखेंगे कि वहां मौजूद पुलिस कैसे प्रतिक्रिया देती है। वह चाहती थीं कि उनके साथ वही व्यवहार हो जो किसी आम औरत के साथ होता है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। बिस्तर पर लेटी तो आंखें बंद करते ही शांति देवी का चेहरा सामने आ गया। एक मां जिसने अपने बेटे को खो दिया और ऊपर से न्याय पाने की जगह अपमान झेला। कणिका का दिल कसक उठा। मैं वादा करती हूं शांति देवी, आपको न्याय मिलेगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी व्यवस्था से टकराना पड़े। कमरे में हल्की अंधेरी थी। घड़ी की टिक टिक के बीच उनका मन शांत हो रहा था। वह जानती थीं कि कल की रात लंबी होगी, लेकिन यह भी जानती थीं कि कभी कभी न्याय पाने के लिए इंसान को अपने पद, अपने रुतबे से नीचे उतरकर उस जगह खड़ा होना पड़ता है जहां से दर्द शुरू होता है। ये सोचते सोचते उन्होंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद हल्की थी। मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। कोतवाली का भारी गेट, हंसते हुए पुलिस वाले और उनके बीच खड़ी एक औरत जो मदद मांग रही है। और फिर जो होगा वह पूरे शहर को हिला देगा। रात का समय था। शहर की चहल पहल कब की थम चुकी थी, मगर रामपुर की पुरानी गलियों में अब भी कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे लगे पीले लैंप पोस्ट की रोशनी जगह जगह टूटी फूटी सी, कहीं तेज तो कहीं बुझी हुई, ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरे से लड़ने की हिम्मत खो चुकी हो। चारों तरफ एक अजीब सी सूनापन फैला हुआ था, जैसे शहर की दीवारें भी अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी हों। गली के एक कोने से धीरे धीरे एक परछाई उभर रही थी। यह कोई आम औरत लग रही थी। फटी पुरानी साड़ी जिसके किनारे उधड़ गए थे, मैला कुचैला दुपट्टा, पैरों में टूटी फूटी चप्पल, बाल उलझे और धूल में सने हुए, चेहरा थका हुआ और आंखों में बुझा हुआ सा भाव। कोई पहचानता तो सोचता कि यह शहर की कोई गरीब बेबस औरत होगी जो भूख और मजबूरी से परेशान होकर रात के अंधेरे में कहीं सहारा ढूंढ रही है। लेकिन इस वेश के अंदर छुपा था एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही शहर के बड़े बड़े अधिकारी भी सलाम ठोकते थे। यह थीं जिले की एसपी कणिका सिंह। आज उन्होंने अपने सारे रुतबे, पद और अधिकार को उतार फेंका था। उनका इरादा सिर्फ इतना था कि वह उस दर्द को महसूस करें जो रोजाना इस शहर की गरीब औरतें झेलती हैं, खासकर तब जब वे न्याय मांगने किसी थाने में जाती हैं। यह सिर्फ एक जांच नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान था, खुद के साहस का और इस शहर की असलियत का। कर्णिका ने गली से निकलकर मुख्य सड़क पर कदम रखा। उनके पैरों के नीचे बिछी धूल और कंकड़ चरमराने लगे। कुछ दूर एक शराबी लड़खड़ाते कदमों से गुजर रहा था, जो उन्हें घूरते हुए बड़बड़ाता निकल गया। सड़क किनारे बंद पड़ी चाय की दुकान के पास दो कुत्ते आपस में भौंकते हुए लड़े और फिर अचानक भाग गए। हर छोटी सी आवाज उस वक्त डर को और गहरा कर देती थी, लेकिन कणिका के चेहरे पर वह डर नजर नहीं आता था। उनके भीतर का साहस इस अंधेरे से कहीं ज्यादा मजबूत था। जैसे जैसे वह थाने के करीब पहुंच रही थीं, उनके मन में पुराने किस्से घूमने लगे। कितनी बार उन्होंने सुना था कि कोतवाली में गरीब की सुनवाई नहीं होती। कितनी बार शिकायत आई थी कि बिना पैसे के रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। लेकिन कागज पर लिखी शिकायतें और असलियत में झेलने का दर्द, ये दोनों अलग चीजें थीं। आज वह उस असलियत को खुद जीने आई थीं। थाने का बड़ा भारी लोहे का गेट सामने था। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन बाहर का माहौल अंधकार से घिरा हुआ था। गेट के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क पर ऐसे फैली थीं जैसे किसी भूखे जानवर के पंजे हों। पेड़ के नीचे टूटी हुई बेंच पर
2-3 आवारा लोग बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनमें से एक ने कणिका को आते देखा, फिर दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाया और सभी हंस पड़े। कणिका ने जैसे इन आवाजों को अनसुना कर दिया और सीधे गेट की तरफ बढ़ी। अंदर कदम रखते ही बरामदे में बैठे हेड कांस्टेबल रामफल की नजर उन पर पड़ी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, लेकिन यह मुस्कान मेहमान नवाजी की नहीं थी, यह तिरस्कार और ठहाके की थी। उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी बाजार में खराब माल को देखा जाता है, और फिर बोला, क्या है, क्यों आई हो यहां? कणिका ने अपनी आवाज में थरथराहट भरते हुए कहा, साहब, मेरे साथ मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। शब्द ऐसे निकले जैसे किसी के गले में फंसी हिचकी, धीमे, टूटी और कांपती हुई। रामफल ने बिना देर किए ठठाकर हंसते हुए कहा, अरे भाग यहां से, रात के वक्त कहां से आ जाती है नाटक करने वाली। जा, कहीं जाकर सो जा, यहां कोई तेरे लिए टाइम नहीं है। उसने हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे किसी आवारा कुत्ते को भगाता हो। कणिका वहीं खड़ी रहीं, सिर झुकाए, लेकिन मन में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने सोचा, यही है असलियत, यही है वह जगह जहां न्याय की उम्मीद लेकर लोग आते हैं और लौटते हैं अपमान का घूंट पीकर। तभी थाने के अंदर से भारी जूतों की आवाज आई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बाहर निकला। लंबा चौड़ा, घमंड से भरा हुआ चेहरा, आंखों में हिकारत और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए काफी हो। उसने कणिका को देखा और बिना कुछ पूछे रामफल से कहा, अरे रामफल, किसको पाले बैठा है, फेंक बाहर। कणिका ने कमजोर आवाज में कहा, साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पातीं, विक्रम ने गुस्से में उन्हें जोर से धक्का दे दिया। उनका शरीर पीछे की तरफ झटका खाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते समय उनकी कोहनी जमीन से रगड़ी और खून की हल्की बूंद उभर आई, लेकिन उन्होंने कोई कराह नहीं निकाली। वह जानती थीं कि उन्हें यह दर्द सहना है। वह वहीं जमीन पर बैठी रहीं, जैसे कोई टूटी हुई औरत जिसके पास अब उठने की ताकत नहीं। लेकिन उनकी आंखें, जो दुपट्टे की छाया में छुपी थीं, सब कुछ गौर से देख रही थीं। हर हंसी, हर इशारा, हर वह लहजा जो एक गरीब औरत की इज्जत को रौंद रहा था। तभी बाहर से एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी आकर थाने के दरवाजे पर रुकी। गाड़ी से उतरा एक भारी भरकम आदमी, गले में मोटी सोने की चेन, मोटी उंगलियों में चमचमाते सोने के छल्ले, महंगी घड़ी और चेहरे पर एक ऐसी बेपरवाही जैसे दुनिया में कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह था लालाजी, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी और कई गैर कानूनी धंधों का सरगना। विक्रम सिंह के चेहरे पर तुरंत एक अजीब सा बदलाव आ गया। वह जो कुछ पल पहले कणिका को धक्का देकर अपमानित कर रहा था, अब पूरी नरमी और चापलूसी के साथ लालाजी की तरफ बढ़ा। दोनों बरामदे के कोने में जाकर धीमी आवाज में बातें करने लगे। कणिका ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, लेकिन कान पूरी तरह चौकन्ने थे। लाला कह रहा था, वो एक्सीडेंट वाला केस दबाना है, लड़के को छोड़ना पड़ेगा। ये लो। उसने अपनी जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली और विक्रम के हाथ में थमा दी। विक्रम ने गड्डी को ऐसे जेब में डाला जैसे यह कोई आम बात हो। उसने कहा, हो जाएगा लाला जी, आप तो हमारे अपने हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों के चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी, बेफिक्री, भ्रष्टाचार और सत्ता का नशा। कणिका के भीतर का खून अब उबलने लगा। उनका दिल कह रहा था, बस, अब और नहीं। लेकिन उन्होंने खुद को रोका, क्योंकि यह सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि सबूत इकट्ठा करने का समय था। उन्होंने तय कर लिया कि इस रात की हर घटना कल पूरे जिले के सामने होगी और यह थाने का घमंड यहीं खत्म हो जाएगा। थाने का बरामदा उस वक्त एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर सड़क पर हवा में उड़ती धूल, पेड़ की टहनियों से टकराती हल्की हल्की सरसराहट और अंदर जलते बल्बों की मध्यम रोशनी में एक सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक साजिश की गंध फैली हुई थी। कणिका अब भी बरामदे के कोने में जमीन पर बैठी, अपना सिर झुकाए चुपचाप सब सुन रही थीं। उनके दिल में गुस्से का समंदर था, जो हर पल उफान पर आ रहा था। लालाजी और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की बातें खत्म होते ही लाला ने गाड़ी की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाए। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह तक यह मामला ऐसे गायब होगा जैसे हुआ ही नहीं। दोनों की आंखों में आपसी समझदारी और एक दूसरे के गुनाह की साझेदारी साफ दिखाई दे रही थी। कणिका धीरे धीरे उठीं। उनकी चाल अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। अब उनके हर कदम में ठोस वजन और दबाव था। बरामदे में मौजूद रामफल ने उन्हें उठते देखा तो तंज कसते हुए कहा, अरे, फिर खड़ी हो गईं? बोला ना, यहां से निकल। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कणिका ने अपना दुपट्टा हल्का सा हटाया और गहरी ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा। रामफल की जुबान जैसे थम गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन आंखों में यह तेज कहां से आ गया। अगले ही पल कणिका ने अपने ब्लाउज के अंदर से वह छोटी सी काली पोटली निकाली जिसे उन्होंने अपने सीने के पास बांध रखा था। पोटली खोली तो उसमें से एक चमचमाता हुआ धातु का पहचान पत्र निकला, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भारतीय पुलिस सेवा, और नीचे नाम, कणिका सिंह, पुलिस अधीक्षक, रामपुर। पूरा बरामदा एकदम से सन्नाटे में डूब गया। विक्रम सिंह, जो अभी लाला के साथ हंसी मजाक कर रहा था, उसकी आंखें एक पल को फैल गईं, चेहरा पीला पड़ गया। लाला जी का भी चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। कणिका ने बिना आवाज ऊंची किए ठंडे और धारदार स्वर में कहा, अब बोला जाएगा, लेकिन आदेश के रूप में। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल रामफल और ड्यूटी पर मौजूद सभी सिपाही इस वक्त से निलंबित किए जाते हैं। तुरंत अपने हथियार और बेल्ट उतारो, अभी। रामफल की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। विक्रम ने एक हल्की सी कोशिश की, मैडम, मैडम, आप तो। लेकिन कणिका ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, चुप। एक शब्द और निकला तो यह आदेश सीधे हिरासत में बदल जाएगा। उन्होंने अपने वॉकी टॉकी को चालू किया और शांत मगर आदेशात्मक आवाज में कहा, कंट्रोल रूम, कोतवाली थाने में तुरंत एक विशेष टीम भेजो। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल रामफल और ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को गिरफ्तारी में लिया जाए। साथ ही शहर के सभी बाहरी रास्तों पर नाकाबंदी कर दो। सफेद स्कॉर्पियो नंबर 1 वाली गाड़ी को हर हाल में रोका जाए। गाड़ी में बैठा व्यक्ति लाला नाम का है, इसे भी गिरफ्तार किया जाना है। वॉकी टॉकी से जवाब आया, जी मैडम, आदेश प्राप्त हुआ। बरामदे में मौजूद सिपाही आपस में नजरें मिलाने लगे। कोई अपनी बेल्ट खोल रहा था, कोई राइफल उतारकर मेज पर रख रहा था। माहौल में एकदम से डर और घबराहट की लहर दौड़ गई थी। कुछ देर पहले जो लोग हंस रहे थे वही अब पसीने से तर थे। लाला ने कोशिश की, मैडम, आप शायद मुझे नहीं पहचानती, मैं विधायक जी का। लेकिन कणिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा अब पूरे शहर के सामने आने वाला है, उस रूप में जिस पर गर्व नहीं, शर्म आएगी। इतने में बाहर से पुलिस की जीपों का काफिला आ पहुंचा। तेज ब्रेक की आवाज और भारी कदमों की आहट के साथ 4 सिपाही अंदर घुसे। उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। कणिका ने इशारा किया, इन सबको ले जाओ। रामफल और बाकी सिपाही हथकड़ी लगते ही नीचे नजरें झुकाकर खामोश हो गए। लेकिन विक्रम ने एक आखिरी कोशिश की, मैडम, यह सब आपस में निपटाया जा सकता है, आप तो जानती हैं। कणिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह कोई मोलभाव है? यह न्याय है, और न्याय बिकता नहीं। दोनों हाथों में हथकड़ी लगने के बाद विक्रम का सिर झुक गया। लाला को भी 2 सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसकी सोने की चेन और अंगूठियों की चमक अब किसी काम की नहीं थी। बाहर खड़ी भीड़, जो अब तक सिर्फ दूर से देख रही थी, धीरे धीरे पास आने लगी। लोगों के चेहरों पर हैरानी और संतोष का मिला जुला भाव था। किसी ने धीमे से कहा, अरे, ये तो एसपी मैडम है। और ये फुसफुसाहट पूरे माहौल में फैल गई। कणिका ने भीड़ की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में सिर्फ एक सख्त संकल्प था, ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन सुबह का सूरज कुछ अलग था। अखबारों के पहले पन्ने पर बड़े बड़े शीर्षक छपे थे। रामपुर की एसपी ने भ्रष्ट थाने पर रात में मारा छापा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और व्यापारी लाला गिरफ्तार। तस्वीरों में कणिका सीधी खड़ी थीं, आंखों में वही तेज जो पिछली रात बरामदे में गूंजा था। लोग चाय की दुकानों पर बैठकर इन्हीं खबरों पर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था,
ऐसी अफसर अगर हर जिले में हो जाए तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। कोई और बोला, देखना, अब ऊपर से दबाव आएगा। ये मामला इतना आसान नहीं। कोतवाली थाने में अब एक नया अफसर तैनात कर दिया गया था, ईमानदार और सख्त मिजाज वाला। थाने का माहौल बदलने लगा। फरियादी अंदर आते, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी जाती, उनकी बातें ध्यान से सुनी जाती। कई लोग तो सिर्फ यह देखने आ रहे थे कि क्या वाकई अब यहां न्याय मिलेगा। शांति देवी भी अपने पति के साथ दोबारा आईं। इस बार उनकी आंखों में आशा की हल्की चमक थी। उन्होंने कणिका के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अब लगता है हमारा सूरज व्यर्थ नहीं गया। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दोपहर करीब 11 बजे कणिका के दफ्तर का फोन बजा। रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी खुरदुरी आवाज आई। मैं विधायक रतन चौधरी बोल रहा हूं, कणिका ने ठंडे स्वर में कहा। जी, कहिए, रतन चौधरी ने सीधे सीधे कहा। मैडम, आपने जो किया है वह अच्छा नहीं किया। विक्रम सिंह मेरा आदमी है और लाला मेरा खास। आप चाहें तो यह मामला यहीं खत्म हो सकता है। बस आरोप वापस ले लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। कणिका ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। विधायक जी, कानून में किसी का खास नहीं होता। जिसने अपराध किया है वह सजा पाएगा और यह मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि अदालत तक जाएगा। फोन के दूसरी तरफ हल्की सी खामोशी छाई। फिर रतन चौधरी की आवाज बदली। अब उसमें चेतावनी थी। मैडम, राजनीति में हर दरवाजे की एक चाबी होती है। अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो समझ लीजिए कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। आपके खिलाफ मीडिया में खबरें चलेंगी, विभाग में आपकी फाइलें अटक जाएंगी और आपके गवाह तो खुद ही गायब हो जाएंगे। कणिका ने शांत स्वर में कहा। धमकियां मुझे नहीं रोक सकती विधायक जी। आप जो करना चाहें करिए, लेकिन मैं भी अपना काम करूंगी। और उन्होंने रिसीवर रख दिया। उसके बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। शाम होते होते शहर में अफवाह फैल गई कि लाला जी का मामला बस एक गलत फहमी है और एसपी मैडम ने अपनी पब्लिसिटी के लिए यह सब किया। कुछ स्थानीय अखबारों में छोटे छोटे लेख छपे जिनमें यह सवाल उठाया गया कि क्या सच में लाला जी दोषी हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। टीवी चैनलों पर भी कुछ पैनल चर्चाएं होने लगीं। कुछ पत्रकार जो रतन चौधरी के करीबी थे खुलेआम कहने लगे, पुलिस को जांच करने के बजाय मीडिया शो करने की आदत हो गई है। विभाग में भी माहौल बदलने लगा। जिन अधिकारियों ने पहले कणिका की तारीफ की थी वे अब दूरी बनाने लगे। फाइलों में देरी होने लगी। किसी केस का कागज सही समय पर नहीं पहुंचता, किसी आदेश की कॉपी बीच में ही रोक दी जाती। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन एसआई आलोक ने आकर बताया, मैडम, गवाह लाला जी को लेकर जो केस का मुख्य सूत्रधार था वह गायब हो गया है। उसका घर खाली पड़ा है और पड़ोसी कह रहे हैं कि रात में ही कोई गाड़ी आकर उसे ले गई। कणिका के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह सब रतन चौधरी का खेल है। गवाह को गायब करना मतलब केस को कमजोर करना। उन्होंने तुरंत आलोक को आदेश दिया, पूरा शहर खंगालो, उसके बारे में हर जानकारी जुटाओ। अगर वह शहर से बाहर गया है तो चेक पोस्ट पर उसकी फोटो भेजो। और हां, इस बात की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें चुपचाप उसे ढूंढना है। रात में कणिका अपने दफ्तर में अकेली बैठी थीं। बाहर से पुलिस की गाड़ियों के गुजरने की आवाज आती, मगर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। यह लड़ाई अब कानून और अपराधियों के बीच से ज्यादा सच और पूरे सिस्टम के बीच हो गई है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं हार गई तो यह सिर्फ मेरी हार नहीं होगी। यह हर उस मां की हार होगी जो अपने बेटे के लिए न्याय मांगती है। हर उस गरीब की हार होगी जो अपनी शिकायत लेकर थाने आता है। रात का समय था। आसमान में चांद आधा था। बादल बार बार उसकी रोशनी को ढक रहे थे। शहर की सीमा से बाहर निकलते ही सड़क सुनसान हो गई। दाईं तरफ खेत फैले थे जिनमें अंधेरे में हवा के झोंके सरसराहट पैदा कर रहे थे, और बाईं तरफ झाड़ियों के पीछे दूर दूर तक फैला सन्नाटा था। पुलिस की जीप में बैठे एसआई आलोक ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, खबर पक्की है। लाला और विधायक रतन चौधरी दोनों एक पुराने फार्म हाउस में छुपे हैं। कणिका की आंखों में वही संकल्प था जो उन्होंने उस रात थाने के बरामदे में दिखाया था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा,
आज की रात फैसला कर देगी कि कानून किसके हाथ में है। जीप के पीछे 4 कमांडो बैठे थे, जिनकी राइफलें गोद में थीं और आंखें अंधेरे को भेद रही थीं। कुछ देर बाद जीप एक कच्चे रास्ते पर मुड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, गाड़ी हिल रही थी, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। सबके अंदर एक तनाव भरा जोश था। फार्म हाउस दूर से दिखाई देने लगा। ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट और अंदर से आती एक हल्की पीली रोशनी। कणिका ने जीप रुकवाई और धीरे से कहा, लाइट्स बंद करो। गाड़ी अंधेरे में रुक गई। उन्होंने आलोक और 2 कमांडो को पीछे से घुसने का इशारा किया, जबकि खुद और बाकी 2 कमांडो गेट की तरफ बढ़े। गेट पर ताला नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खड़ा एक चौकीदार था, लंबा, दुबला और आंखों में घबराहट। उसने टॉर्च की रोशनी कणिका पर डाली और कहा, कौन? कणिका ने बिना एक शब्द कहे उसकी टॉर्च पकड़ी और नीचे फेंक दी। फिर इशारा किया, चुपचाप खड़े रहो। अंदर कदम रखते ही उन्हें शराब और सिगार की तेज गंध महसूस हुई। फार्म हाउस का आंगन बड़ा था। बीच में एक जीप खड़ी थी और बरामदे में 2 हथियारबंद आदमी निगरानी कर रहे थे। कणिका ने हाथ के इशारे से कमांडो को अलग अलग दिशा में फैलने का आदेश दिया। अचानक अंदर से हंसी की आवाज आई, लाला की भारी आवाज और रतन चौधरी की तेज ठहाके। दोनों शायद किसी पुराने किस्से पर हंस रहे थे। कणिका ने दरवाजे के पास पहुंचकर भीतर झांका। एक बड़े कमरे में महंगी कुर्सियां, मेज पर शराब की बोतलें और 4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े कमांडो को इशारा किया। अगले ही पल दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। हाथ ऊपर! कमांडो की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। पहला पल सबके लिए जैसे जम गया। फिर अचानक एक आदमी ने मेज के नीचे से पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। कमांडो ने तुरंत जवाबी फायर किया। गोली की आवाज फार्म हाउस की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। बाहर बरामदे में खड़े पहरेदार भी गोली चलाने लगे। कणिका झुकीं और तेजी से कमरे के कोने की तरफ बढ़ीं ताकि साफ निशाना ले सकें। आलोक और बाकी कमांडो पिछली तरफ से अंदर घुसे और हमलावरों पर काबू पाने लगे। इस अफरा तफरी में लाला और रतन चौधरी कुर्सी से उठे और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे। कणिका ने उन्हें देखा और तेजी से उनका पीछा किया। अंधेरे बरामदे से गुजरते हुए वह पीछे पीछे दौड़ीं। उनके कदम मिट्टी और पत्थरों पर जोर से पड़ रहे थे। पीछे का दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर भागे, लेकिन वहां गाड़ी खड़ी नहीं थी, सिर्फ खेत और अंधेरा। वे खेत की तरफ भागने लगे। कणिका ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और जोर से कहा, रुको, वरना गोली चल जाएगी। लाला लड़खड़ाया, लेकिन भागता रहा। तभी कणिका ने चेतावनी के तौर पर हवा में एक गोली चलाई। उसकी आवाज खेतों में गूंज गई। दोनों रुक गए और धीरे धीरे मुड़े। अब उनके सामने सिर्फ अंधेरा नहीं था, उनके सामने खड़ी थी कणिका सिंह, रिवॉल्वर सीधी उनकी छाती की तरफ तनी हुई। उनकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन उनमें वह ठंडा गुस्सा था जो किसी अपराधी की सांस रोक देने के लिए काफी हो। हथियार नीचे फेंको, कणिका ने कहा। रतन चौधरी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और जमीन पर रख दी। लाला ने भी हाथ ऊपर कर दिए। कुछ ही पल में पीछे से कमांडो और आलोक पहुंच गए। हथकड़ियां लगीं और दोनों के चेहरे पर वह घमंड गायब था जो कल तक उनके हर कदम में झलकता था। कणिका ने गहरी सांस ली। यह लड़ाई का अंत नहीं था, लेकिन आज की रात उन्होंने कानून के हाथों को एक कदम और मजबूत कर दिया था। रात भर की कार्रवाई के बाद जब सुबह का सूरज निकला तो रामपुर शहर की हवा में एक अलग ही हलचल थी। गलियों में, चौपालों पर, चाय की दुकानों में, हर जगह एक ही चर्चा थी। कणिका मैडम ने विधायक और लाला को हथकड़ी पहनाई है। लोगों के चेहरों पर एक अनकहा गर्व था, जैसे किसी ने उनकी ओर से एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। थाने में बंद विक्रम सिंह और रामफल के चेहरे अब मुरझाए हुए थे। वे जो कल तक गालियों में बात करते थे, अब हर सवाल पर सिर झुका लेते। लाला और रतन चौधरी की गिरफ्तारी की खबर जैसे आग की तरह फैली। राज्य के बड़े अखबारों ने इसे मुख्य पन्ने पर जगह दी। भ्रष्टाचार पर एसपी का वार, राजनीति और अपराध का गठजोड़ टूटा। सुबह 10 बजे पुलिस मुख्यालय से आदेश आया कि इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत की जाए। कणिका अपने दफ्तर में बैठी हुई थीं, फाइलों के बीच, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। उन्होंने एक एक सबूत अपनी मेज पर सजा रखा था।
विक्रम सिंह और लाला के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग, बरामदे में हुई पैसों की अदला बदली की तस्वीरें और फार्म हाउस से बरामद हथियारों की सूची। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वह मंच पर आईं तो हॉल में बैठे पत्रकारों के कैमरे चमक उठे। कणिका ने बिना किसी दिखावे के सीधे और सटीक शब्दों में कहा, पिछली रात की कार्रवाई सिर्फ एक थाने या कुछ लोगों के खिलाफ नहीं थी। यह कार्रवाई उस सोच के खिलाफ थी जो मानती है कि पैसे और रसूख से कानून को खरीदा जा सकता है। विक्रम सिंह, लाला और रतन चौधरी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सबूत सार्वजनिक किए जा रहे हैं और इस केस में किसी भी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों ने सवाल पूछने चाहे, लेकिन कर्णिका ने साफ कहा, मेरे लिए यह मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का है। यह भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा। उनके शब्दों में ऐसी ठंडक और यकीन था कि वहां बैठे हर व्यक्ति ने महसूस किया, यह अफसर सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रही बल्कि एक मिशन पर है। शहर में बदलाव दिखने लगा। कोतवाली थाने में अब लोग बिना डर के आ रहे थे। जो फरियादी पहले महीनों तक चक्कर लगाते थे, उनकी शिकायतें दर्ज होने लगीं। पुलिसकर्मी अब आंख मिलाकर बात करने लगे, जैसे उन्हें भी एहसास हो कि कानून की ताकत को लौटाना जरूरी है। शाम को शांति देवी अपने पति के साथ कणिका से मिलने आईं। उनके हाथ में सूरज की तस्वीर थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उन्होंने कांपते हाथों से तस्वीर कणिका के सामने रखते हुए कहा, मैडम, आप हमारे बेटे के लिए न्याय की पहली सीढ़ी बन गईं। ईश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखे। कणिका ने तस्वीर को दोनों हाथों से लिया और धीमे स्वर में कहा, मां, यह वादा है, सूरज को न्याय मिलेगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। उस रात जब कणिका अपने घर लौटीं तो बाहर आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ। हवा में एक हल्की ठंडक थी, जैसे मौसम भी इस बदलाव को महसूस कर रहा हो। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और सोचा, यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं है, यह उस सुबह की शुरुआत है जहां कानून गरीब और अमीर में फर्क नहीं करेगा। लेकिन वह जानती थीं कि यह सफर आसान नहीं होगा। रतन चौधरी जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। आने वाले दिनों में नई चुनौतियां आएंगी, नए जाल बिछाए जाएंगे। फिर भी उनके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ वही संकल्प जो पहली रात कोतवाली के गेट पर कदम रखते समय था। रामपुर की गलियों में अब बच्चे खेलते खेलते कहने लगे, हम भी बड़े होकर मैडम जैसे पुलिस वाले बनेंगे। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बोले, आज शहर में एक नई हवा चली है जो बरसों तक महसूस होगी। कर्णिका जानती थीं, यह शुरुआत है और शुरुआत जितनी मजबूत होगी, अंत उतना ही उज्जवल होगा।